Zero Academy। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट 3 सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं जिसको आपने देखा होगा। आज तीसरा देखते हैं सेकेंड ईयर के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वस्तुएं विराम के समय संपर्क में हो तो किस प्रकार के घर्षण करते हैं। क्वेश्चंस में समझने वाली बात यह है कि ये विराम का बात बोल रहा है, मीन्स एट रेस्ट कंडीशन पे होगा। आपको पता है कि जब रेस्ट कंडीशन में होता है तो उसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फिर ये बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है सी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कंडीशन बनाता है, जैसे कि ये दिखा रहा है हिंदी में, जैसे इसका नाम है सर्पी घर्षण। जिस प्रकार सर्प चलता है, आप समझ पा रहे हैं कि जैसे सर्प चलता है ज़मीन पर, तो जैसा उसका तरीका होता है चलने का वही कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। या फिर आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बाइक है, सपोज दैट, मान लीजिए, या ठीक है, इस बाइक को जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग कंडीशन में इस रोड और इसके व्हील्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जब इस रेस्ट कंडीशन पे है तब जो फ्रिक्शन लगता है वो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड हम बात करते हैं कि जैसे ही ये गाड़ी आपका स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही ये आगे बढ़ने वाला होता है, आप जैसे ही एक्सेलरेट करते हो आगे बढ़ने वाला होता है, वहाँ पे काम करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। इसके बाद जब ये गाड़ी आगे बढ़ जाता है, जब आप धूम धूम खेलते रहते हो, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। और अचानक से जब अचानक से सामने में यदि ब्रेकर आ जाता है और ब्रेकर आने के कारण यदि आप पिछला ब्रेक लगाते हो बहुत ज़ोर से और आपका ये पीछे वाला चक्का ऐसा स्कीड कर जाता है, फिसल जाता है, स्लिप कर जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप समझ पा रहे हो ये किस तरीके से काम किया। तो इसका करेक्ट आंसर जब रेस्ट कंडीशन पे बोलेगा तो करेक्ट आंसर आएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है, which force is directly proportional to the normal reaction between contacting surface। क्लियर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जब हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, F इज इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू आर। ये आर जो होता है इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल, मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये है फ्रिक्शन फोर्स और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स, जो भी बोलिए। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर आप इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, ये आपका घर्षण गुणांक को यदि हटा देते हो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R का। तो क्वेश्चन यही तो पूछना चाह रहा है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे है, समानुपाती है घर्षण बल के। आपका आंसर हो जाएगा C, घर्षण बल। करेक्ट है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। How much will the work done in moving a 10 kg object raising on a horizontal plane through a distance of 10 मीटर। क्वेश्चन हिंदी में देखिएगा। हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को जब आप हिंदी मीडियम वाले जब हिंदी में पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन कुछ भी अटपटा लग रहा है तो आप प्लीज़ एक बार उसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश का डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू हिंदी में दिया जा रहता है, जिसमें कई बार बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन पढ़ लो हिंदी में, थोड़ा सा उसमें समस्या नज़र आता है। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको ये दिया गया है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये फर्श पर रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को यदि हमें मूव कराना है, यही चीज़ बोल रहा है, मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। क्लियर है। इसका रिएक्शन फोर्स जो होता है हमेशा सरफेस के लंबवत परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लगता है, इतना आपको पता है। इसको मान लीजिए मूव कराना है तो इस कहीं पे हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, ये भी क्लियर है। तो जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लिमिटिंग केस में, ठीक है। तो हमको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू आर। आर क्या है,
इस डायग्राम के हिसाब से आपको पता है कि आर डब्ल्यू के बराबर होता है। ये डब्ल्यू क्या है, भार है, क्लियर है। तो ये भार के बराबर क्या होगा, आपका रिएक्शन फोर्स होता है, और एफ इज इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू आर। यहाँ तक ओके है। अब आप देखिए क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू क्या दिया है। म्यू कहने का मतलब घर्षण गुणांक, इसको एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एम दिया हुआ है आपका 0.15। आर की वैल्यू देखिए, आर का मतलब भार जो है वो बोल रहा है 10 kg का है। अब देखिए भार का फॉर्मूला, डब्लू का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, ये बात आप अच्छे से जानते हो। यहाँ पे क्या है, ये द्रव्यमान है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। लेकिन ये जब भी आप सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, न्यूटन में ना देखिए केजी में दिया है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शन आपका न्यूटन में ना दे के किस में दिया हुआ है, केजी में दिया है, किलोग्राम में दिया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्रेविटेशनल यूनिट को इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, और ये सारी जो चीज़ें हैं सारा अपलोडेड है, आपने पहले ही देखा हुआ है। बेसिकली ग्रेविटेशनल यूनिट में हम जी को कंसिडर नहीं करते, इस जी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो वेट किसके बराबर हो जाएगा, भार जो है वो द्रव्यमान के बराबर। अगर इस जी को कंसिडर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये आर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, केवल द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। और द्रव्यमान कितना दिया है आपका 10, क्लियर है। तो ये निकल गया आपका एफ का वैल्यू। नेक्स्ट आपको पता है कि यदि ये जो बल है तो कार्य बराबर क्या होता है, वर्क जो होता है या कार्य बराबर जो होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। एफ डॉट डी एस होता है, बल आपका ये निकला हुआ है 0.15 इंटू 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना बोल रहा है, 10 मीटर तक करना है, तो इसलिए 10 का इसमें और गुणा कर देंगे। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये दशमलव आप हटाओगे तो इसके नीचे 2 0 के साथ आ जाएगा, तो ये दोनों यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 15, क्लियर है। आंसर किस में आएगा, ये 10 था केजी में और ये 10 था मीटर में, तो मीटर केजी ये आपका यूनिट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका है बी ऑप्शन 15 मीटर केजी, तो ये हो जाएगा आपका कार्य का करेक्ट वैल्यू। क्लियर हुआ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द डिटेल ऑफ मटेरियल, ब्रांड नेम, ग्रेड ऑफ क्वालिटी, रेटिंग ऑफ करंट एंड वोल्टेज एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें, जैसे कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाते हैं तो उस फॉर एग्जांपल आप मोबाइल परचेज़ करने जाते हो, तो उस मोबाइल के चीज़ों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वो मोबाइल कितने का है, उसका कैपेसिटी कितना है, स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, कि उसका रैम कितना है, उसका रोम कितना है, उसका कैमरा का स्पेसिफिकेशंस क्या है कि कितना मेगापिक्सल है। तो कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो उसका जो डिटेल जो होता है, ये वही सारी चीज़ें तो हैं कि वो किस मटेरियल से बना है, उसका ब्रांड कौन सा है, किस क्वालिटी का है, ग्रेड का है, उसका रेटिंग ऑफ करंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में बताता है, तो जो भी हम खरीदने जा रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता है। ये बेसिकली है क्या, किसी भी मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल हुज डाया इज़ 44 सेंटीमीटर। इससे आसान क्वेश्चंस तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, करेक्ट है। आपको सीधा सीधा पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगा यदि डाया जो है 44 है। आपको पता है कि रेडियस जो होता है डाया का हाफ होता है, ठीक है। डाया आपको दिया है 44/2 हो जाएगा रेडियस 22, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ये आंसर भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डोनेट द लेटर आर इन अ गिवन फिगर। ये डायग्राम आप देख लीजिए, इस डायग्राम पे आपको आर क्या है ये बताना है। ये हमने जब फ्रिक्शन यूनिट किया हुआ है थ्योरी वाले, उसमें बहुत अच्छे से इस तरीके के डायग्राम हमने सिंप्लीफाई किया है या एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने देखा होगा ज़रूर। यहाँ पर ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहता है, इस ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है, ये डब्लू वेट, ये डायरेक्ट अर्थ की ओर होता है। ये अगर थीटा बनाता है तो ये थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा, तो इसका कॉस कंपोनेंट डब्लू कॉस थीटा ये इस डायरेक्शन पे होगा, इसका साइन कंपोनेंट ये होता है, ठीक है। और मोशन ऑफ बॉडी इस डायरेक्शन पे हो रहा है, तो ये जो रहता है आर, ये कहलाता है, आपको पता है कि ये होता है आपका रिएक्शन फोर्स, या फिर इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्लियर है, नॉर्मल बोले या फिर
रिएक्शन बोले, और ये किसके बराबर होगा, इसके सीधे पे क्या है नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर जा रहा है और इसके सीधे नीचे की ओर क्या जा रहा है, डब्लू कॉस थीटा। तो ये आर जो होगा ये बराबर होगा डब्लू कॉस थीटा के बराबर। तो आर है क्या, रिएक्शन फोर्स है, और किसके बराबर होगा, वो डब्लू कॉस थीटा के बराबर होगा। ये क्वेश्चन डबल प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। क्लियर। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है, हो सकता है कि अभी कुछ बच्चों का एग्ज़ाम, कुछ स्टेट पे सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है, तो जहाँ पे हुआ है उनमें से बहुत से बच्चों का कमेंट आया हुआ है कि ये जितने हमने निम्मी के मॉक टेस्ट जो सॉल्व किए हैं, या निम्मी के जितने क्वेश्चंस हैं, जनरली क्वेश्चंस वहीं से आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और हर चैप्टर वाइज निम्मी का सॉल्यूशन वीडियो चैनल में अपलोडेड है, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने देखा है, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। और ऐसे लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी इस चैनल का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मच विल बी द वेट ऑफ अ बॉडी विच विल बी मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 kg अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 0.25। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से फिर से फ्रिक्शन वाली बात आ गई है। ये सरफेस हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें W आपको पता है कि नीचे की ओर लगेगा और उसके परपेंडिकुलर ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ तक आपको पता है। इसमें बोल रहा है कि प्रतिरोध के विरुद्ध 50 kg के क्षैतिज बल द्वारा ले जाया जाता है। मान लीजिए इसको इस तरफ खींचा जा रहा है, कितना फोर्स के साथ, 50 kg के साथ, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। करेक्ट है। आपका डायग्राम समझ में आ गया, कितना है, वेट नीचे की ओर जा रहा है, रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर होगा। अगर इधर बॉडी मूव कर रहा है तो उसके उल्टे में ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, घर्षण बल लगता है, और 50 किलो बल से उसको खींचा जा रहा है। देखिए जब भी बल की बात कर रहा है, ये फोर्स की बात कर रहा है, और यूनिट किस में दिया हुआ है, केजी में, इसका मतलब ये क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट है। यहाँ पर जी के मान को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, बात समझिएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वेट ऑफ अ बॉडी, ये वेट आपको बताना है कि उसका वेट कितना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू आर। क्लियर बात है। नॉर्मल कंडीशंस पे आपको इतने के साथ खींचा जा रहा है, मतलब इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इतना लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, 50 kg के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 50 kg इज इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू दिया है 0.25, और आर जो होगा आपको पता है आर डब्लू के बराबर होगा, तो मैं इस आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस डब्लू को लिख सकता हूँ। बात सही है। सिंप्लीफाई करेंगे, ये पॉइंट यदि आप हटाते हो तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 100, ये पॉइंट कट गया, 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, ये 4 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा बराबर डब्लू। ये 50 किस में दिया हुआ था, केजी में, ये केजी में दिया हुआ था, तो ऑब्वियसली ये 200 है वो भी किस में आएगा, आपका केजी में आएगा। तो डब्लू या फिर इसका वेट कितना होगा, इसका भार कितना होगा, तो वो कितना हो गया आपका 200 किलो। 200 किलो, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। What kind of lubricant is used in a wick feed lubrication system? लुब्रिकेशन सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम बेसिकली आपको पता है कि 3 टाइप के होते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, एक है ग्रेविटी फीड, एक है फोर्स फीड, और तीसरा है स्प्लेश फीड। ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहला है आपका ग्रेविटी फीड, दूसरा जो है वो है आपका फोर्स फीड, और तीसरा है आपका स्प्लैश फीड। ये 3 टाइप के सिस्टम होते हैं लुब्रिकेशन के। क्लियर है। जब भी ग्रेविटी फीड वाली बात करेगा तो क्वेश्चंस में यदि कहीं आपको ऑयल कप या ऑयल होल, कुछ इस तरह के टर्म्स अगर देखने को मिलते हैं, या फिर वीक फीड, ये सारा अगर दिखाई दिया, ये टर्म्स ऑयल कप, ऑयल होल, वीक फीड, इसका मतलब वो किसके अंडर में है, ग्रेविटी फीड सिस्टम के अंतर्गत आता है। क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए, जब भी भाई ऑयल कप की बात कर रहा है या ऑयल होल की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें ऑयल ही जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसमें जो ऑयल यूज़ करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल, लुब ऑयल। क्लियर है। तो क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछा है,
विक फीड लुब्रिकेशन के बारे में पूछा है। विक फीड लुब्रिकेशन जो होता है वो ग्रेविटी फीड के अंतर्गत आता है और ग्रेविटी फीड वाले में ऑयल वाली चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लूब ऑयल। क्लियर है। आगे भी देख लो, फोर्स फीड की यदि कभी बात किया, फोर्स फीड में आपका ऑयल भी आता है, क्लियर है, ग्रीस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ग्रीस आता है, तो इसमें ग्रीस, ग्रीस कप, ग्रीस गन, इस तरीके के टर्म्स इस्तेमाल किए जाएंगे किसमें, फोर्स फीड में। तो कभी भी ग्रीस वाली चीज़ें आया इसका मतलब वो किसके अंतर्गत आता है, फोर्स फीड में आता है। तो अगर ये क्वेश्चन फोर्स फीड के लिए पूछा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ग्रीस। क्लियर है। स्प्लिस फीड की बात करते हैं। स्प्लिट फीड कहने का मतलब ये है कि जिसमें थोड़ा थोड़ा नहीं, एक ही बार सीधा लुब्रिकेशंस के लिए ऑयल को या जो भी चीज़ है उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी इंजन सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि जो लुब्रिकेशंस ऑयल जो रहता है उसको डायरेक्ट उसमें डाल दिया जाता है, मतलब आप सीधा समझो कि ऐसे लेके पलट दिया जाता है। या फिर आप ये देखोगे लेथ मशीन में आपने देखा होगा, तो लेथ मशीन में भी क्या होता है, जो हेड स्टॉक जो रहता है जब कटिंग करते हैं उस टाइम पे हम सीधा सीधा ऐसे एक एक बूंद नहीं डालते, सीधा ऐसे उठाते हैं और फिर उसमें अच्छे से डाल देते हैं। ठीक है, एक बार सीधा सीधा उसको स्प्लेश कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है पूरी तरीके से। तो वैसे वाला जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं स्प्लेश फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें रिंग ऑयलर या इसी को कभी कभी रिंग ऑयलर भी बोलते हैं। ये जो स्प्लेश फीड है इसको रिंग ऑयलर भी बोलते हैं। तो रिंग ऑयलर टर्म कहीं पर इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो स्प्लेश फीड लुब्रिकेशन सिस्टम की बात कर रहा है। तो अगर इसके लिए बोलेगा तो इसमें लूब ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है, कटिंग ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने लेथ की बात किया तो कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला जो होता, अगर ये स्प्लेश फीड के लिए पूछा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, कटिंग ऑयल। तो तीन चीज़ें दिमाग में रखिएगा जनरली जो क्वेश्चन आपके हिसाब से पूछा जाएगा। ऑयल पूछा है तो मान लीजिए, देखिए ऑयल तीनों में इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। लेकिन जनरली क्वेश्चन पूछता है ऑयल किसके लिए, ग्रेविटी फीड के लिए। ग्रीस पूछता है फोर्स फीड के लिए। क्लियर है। कटिंग टूल ये कटिंग ऑयल जो पूछता है वो पूछता है स्प्लेश फीड के लिए। उम्मीद है जनरली इससे क्वेश्चंस बाहर का नहीं आएगा। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट्स में जो चलने वाली चीज़ों में इस स्नेहक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फ्रिक्शंस को कम करने के लिए। इससे आसान और क्या होगा, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला इफ देयर इज अ प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, सीपी का फॉर्मूला पूछा गया है, क्रय मूल्य का सूत्र पूछा गया है यदि आपको फ़ायदा हुआ है। तो चार ऑप्शन आपको ऐसे बड़े बड़े दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन में जब आपको क्रय मूल्य पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन यदि क्रय मूल्य आपसे पूछता है तो फॉर्मूला जो बनेगा उस फॉर्मूले में सीधा सीधा क्रय मूल्य तो होगा नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए बी में तो चलो ये एस पी है, ये देखिए ये सी में यहाँ पे सी पी लिखा हुआ है और डी में भी सी पी लिखा हुआ है। तो ये सी पी वाले तो आएंगे नहीं, आप सीधे सीधे से यहाँ से कट कर दो। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई जब सी पी ही पूछा है तो सूत्र में सी पी बराबर निकालोगे ना। जैसे कि आपको मान लो प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट बराबर आप कुछ चीज़ों को निकालोगे। बात समझ में आ रही है। मान लो आप एस पी माइनस सी पी करते हो तो जब प्रॉफिट निकालना है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखते हो, उसके बराबर में कुछ चीज़ें आती है। जब आपको सी पी ही निकालना है तो सी पी ही फॉर्मूला में कैसे होगा। ठीक, तो सी और डी तो वैसे ही कट गए। तो आपके पास ऑप्शन क्या रह गए, ये दो ऑप्शन रह गए। एक लॉस वाला बोला है और क्वेश्चन में तो प्रॉफिट का कंडीशन बोला है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें प्रॉफिट परसेंट की बात की है। तो ये तो था कि ऑप्शन को देख के आप कैसे करते हो। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला हम किस तरीके से जनरेट करते हैं इसका। आपको पता है कि सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस जो होता है, विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य बराबर ये किसके बराबर होता है। आपको पता है कि जो क्रय मूल्य जो होता है इसको हम हमेशा 100% के बराबर मान के चलते हैं कि जितने में हमने खरीदा है वही हमारा 100% मान होता है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर होगा कि सीपी जो रहता है उसको हम 100% के बराबर मानते हैं। अब उसमें यदि प्रॉफिट बोल रहा है, मान लो उसमें वो बोलता है कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो सीपी था उसका 100, उसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, प्रॉफिट तब होगा ना जब 100 से ज़्यादा की बात करेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें 100 + 20 हो जाएगा। मतलब मैं इसमें क्या लिखूंगा, 100 + ये 20%, मतलब जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज। क्लियर है। और ये किस में दिया, प्रतिशत में दिया। आपको पता है कोई भी चीज़ प्रतिशत में दिया जाता है तो उसको फ्रैक्शन में लाने के लिए आप क्या करते हो, बट्टे में 100 करते हो, क्योंकि ये प्रतिशत मान है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए एस पी बराबर सी पी इंटू 100 + प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। यही चीज़ तो है।
अगर एस पी बराबर पूछेगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब सी पी पूछा है आपसे तो बाकी सब को इधर पक्षांतर कर दो, तो ये 100 इसके साथ क्या हो जाएगा, एस पी के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन में यही आया है, ये एस पी के साथ में 100 गुणा हो गया है। और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ये नीचे में है, क्योंकि इसको पक्षांतर करोगे तो नीचे में आएगा। तो ये किसके बराबर है, आपका सी पी के बराबर है। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। आप ये सिंपल सा वाला लॉजिक को ध्यान पे रखिएगा, आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। What is the length of arc of a sector whose radius is 3.6 सेंटीमीटर and angle is 36 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में जब भी कभी आपको लेंथ ऑफ आर्क वाली बात बोलता है, ये आर्क वाला टर्म जैसे इस्तेमाल होता है, आप आंख बंद करके सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए। ये आपका थीटा होता है, ये रेडियस होता है, ये लेंथ ऑफ आर्क होता है। फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है आर इंटू थीटा। एक और बात इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाला ये है, जनरली क्वेश्चन लोग क्या करते हैं, आर इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू आर का वैल्यू कितना दिया है, देखिए रेडियस दिया है 3.6, ये है 3.6 और थीटा का मान दिया हुआ है 36 डिग्री 36, और ये इसका सीधा सीधा लोग गुणा कर देते हैं और बोलते हैं कि आंसर हमारा नहीं आया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो थीटा है ये आपका रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। बात समझ में आ रही है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में बताया हुआ है आपको सारा चीज़, कि रेडियन में यदि आपको चेंज करना है तो पाई ऊपर में होगा, 180 डिग्री नीचे में होगा। किसने को चेंज करना है, 36 डिग्री को, तो ये 36 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा रेडियन में आंसर चाहिए तो पाई वाला ऊपर होगा, क्योंकि पाई रेडियन में होता है, ये डिग्री में है। ठीक है, तो जिसमें आपको आंसर चाहिए, डिग्री में अगर चाहिए रहता तो 180 को ऊपर रख देते, पाई को नीचे रख देते। बात समझ में आ रही। तो ये हो गया थीटा का वैल्यू इतना, ये रेडियन में है। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 3.6 रेडियस का जो वैल्यू है। सिंप्लीफाई करोगे ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में आ जाएगा 10। क्लियर है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, या कैलकुलेशन का जो पोर्शन है हम वो करते हैं। तो ये जो है आपका 36, यहाँ से ये है 180, ये आपका कट सकता है। क्लियर है। किससे कटा सकते हो, 18 से ही कटा दो, तो 18 से 10 बार में चल देगा, 18 से ये 2 बार में चल देगा, इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पाई का वैल्यू। पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई को हम लिख सकते हैं, इस पाई को मैं लिख रहा हूँ 22/7। बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, 22/7। 36 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 72, ये हो गया 100 और ये है 22/7। 72 और 22 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, हाँ इससे 4, इससे 14, 1441444, यहाँ से जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 851। ठीक, 15 और इसके डिवाइडेड बाई में हो जाएगा 7, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 226 और ये 100 के कारण लग जाएगा पॉइंट। क्लियर। मतलब आंसर कितना आ गया हमारा, इस तरीके से आंसर आता है 2.26। सारा चीज़ सेंटीमीटर में था इसलिए आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर बी 2.26 दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप ध्यान से कैलकुलेशन को कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस देखिए आपका 2.26, 22.6, एक भी आप ज़ीरो आगे से पीछे करेंगे तो आपका आंसर जो है वो टोटल चेंज हो जाएगा। तो कैलकुलेशन सही कीजिएगा। याद रखने वाली बात इसमें सिर्फ इतना था कि ये जो थीटा है उसको आपको रेडियन में करना है, और रेडियन में करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड इन अ कॉलेज 40 क्लासरूम। अच्छा 40 क्लासरूम बोल रहा है, 40 क्लासरूम है और एक क्लासरूम में एक एसी यूज़ करना है। कंप्यूटर लैब जो है, कंप्यूटर लैब है उसमें 5 एसी इस्तेमाल करना है, और कॉन्फ्रेंस हॉल जो है, कॉन्फ्रेंस हॉल जो है उसमें 5 एसी इस्तेमाल करना है। ठीक, एक एसी का रेट है 30,000 रुपये। देखिए क्वेश्चन हिंदी में यदि आप बोलेंगे तो देखिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अगर इसी को हिंदी ट्रांसलेट किया है तो यहाँ पे बोला देखिए 40 कक्षा है, 5 लैब है, 5 कॉन्फ्रेंस हॉल है, प्रत्येक कक्षा में 1 एसी, प्रत्येक लैब में 5 एसी और प्रत्येक हॉल में 5 एसी। हिंदी वाले क्वेश्चन के हिसाब से यदि मैं बात करूँ तो वो ऐसा कहना चाह रहा है कि 40, एक मिनट में यहाँ लिख दूँ, 40 क्लासरूम है, एक क्लासरूम में एक में एक एसी इस्तेमाल होगा, तो 40 में 40 गुणा 1। लैब जो है ये बोल रहा है 5 कंप्यूटर लैब है और एक में होता है 5 एसी इस्तेमाल, 5 कॉन्फ्रेंस हॉल है और एक में इस्तेमाल होता है 5। तो टोटल इस हिसाब से हम देखें तो ये हो गया 40, ये हो गया 25 और ये हो गया
25, 25, 25, 50 और 90 AC इस्तेमाल होगा। हिंदी में जो लिखा है उसके हिसाब से। इंग्लिश में जो लिखा है उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि 40 क्लासरूम है, एक क्लासरूम में एक इस्तेमाल होगा तो 40 में 40 AC इस्तेमाल होगा। यहाँ पर देखिए कॉन्फ्रेंस हॉल, कंप्यूटर लैब, इसके सामने कितना है ये नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, हम उसको सिंगल सिंगल मानेंगे। तो उस हिसाब से क्या होता है, ये 5 और 5 10 और ये 40, तो टोटल कितना हो गया 50 AC। अब देखिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 50 AC इस्तेमाल हो रहा है, हिंदी वाले क्वेश्चन के हिसाब से आपका 90 AC इस्तेमाल हो रहा है। मैं हिंदी और इंग्लिश बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आपसे क्वेश्चंस में बाद में दिक्कत ना हो एग्ज़ाम टाइम पे। एक AC का लागत है 30,000 रुपये, मैं इसके हिसाब से देखूँ तो क्या हो जाएगा 50 गुणित 30,000, आप यही करोगे क्योंकि एक का 30,000 है तो 50 का कितना होगा, तो 5 दिया 15 और उसके साथ 4 और 1 5 0, मतलब ये 15 लाख हो जाएगा। ठीक, और यदि मैं इसके हिसाब से बात करूं तो ये हो जाएगा 90 गुणा 30,000, तो हो जाएगा 9 तिया 27 लाख। ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया हुआ है, 10, 20, 12 और 15, 27 तो आपको दिया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप हिंदी वाले हिंदी में पढ़ोगे 27 लाख आंसर लेकर आओगे और आपको यहाँ से ऑप्शन कुछ मिलेगा ही नहीं, कैसे करोगे? एक्चुअल में इंग्लिश वाला जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में यदि कभी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो इंग्लिश वाले को करेक्ट माना जाता है। ठीक है, ये ट्रेजेडी है इंडिया की कि यहाँ पे इंग्लिश वाले को ही करेक्ट मानते हैं और इंग्लिश के हिसाब से आपका आंसर आता है 15 लाख, और 15 लाख ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका अवेलेबल है। क्लियर है? तो मैं बार बार इसीलिए आपको फोकस करने के लिए ये कहता हूँ कि आप इंग्लिश में क्वेश्चंस को पढ़िए, खास करके उन क्वेश्चन में जिसमें लगता है कि हिंदी में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आप ज़रूरी है कि आप उसको इंग्लिश में पढ़ो, अदरवाइज़ जानने के बाद भी आप अपना नंबर गंवा बैठोगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ अ सब्सटेंस। ये निम्ही का इतना फेवरेट क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग को पता भी होगा कि जिन्होंने एग्जाम दिलाया है मैक्सिमम चांसेस ये क्वेश्चन आया होगा। मैं खुद 3 मॉक टेस्ट यहाँ पे करा रहा हूँ, तीनों मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है चेंज इन डायमेंशन मतलब लंबाई में परिवर्तन बटा उसका ओरिजिनल लंबाई, इसी को बोला जाता है स्ट्रेन। विकृति, ये और ये दोनों चीज़ का इकाई सेम होता है, इसलिए स्ट्रेन जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है। विमाहीन होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसका मतलब क्या है, इसकी कोई यूनिट या इकाई नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? बाकी ये सारा चीज़ जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले के मॉक टेस्ट में, आपने देख ही लिया होगा। What is the profit percentage if the cost price of 16 volt is equals to selling price of 12 बोल्ट सॉरी। प्रॉफिट बताना है हमको, फ़ायदा बताना है। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितने का, 16 का, बराबर है सेलिंग प्राइस 12 के। हम ऐसा लिख सकते हैं इस चीज़ को, 16 का क्रय मूल्य 12 बोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये हम ऐसा लिखेंगे, तो इस क्या मैं SP को इधर ले आऊँ, तो ये CP अपॉन SP मैं इधर पक्षांतर करूँ तो ये हो जाएगा 12 बटा इधर आके हो जाएगा 16। इसको मैं कटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4 से 3 12 और 4 चौक 16। यहाँ पे देखिए CP कितने अनुपात के बराबर है, 3 अनुपात के बराबर, और SP कितने अनुपात के बराबर है, 4। आपको पता है कि SP यदि ज़्यादा है CP से तब की कंडीशन में प्रॉफिट होता है, ये बात हम जानते हैं। और कितना प्रॉफिट होता है तो घटा देते हैं दोनों को, तो प्रॉफिट बराबर दोनों का प्रॉफिट बराबर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँ सीधे सीधे से कि दोनों को घटा दूँ। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये है 4 और ये है 3, दोनों को घटा दूंगा तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, आ जाएगा वैल्यू 1। हमको क्वेश्चन में ज्ञात करना है प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत कितना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जिसका प्रतिशत निकालना है उसको आपको रखना होता है ऊपर में। हमेशा प्रॉफिट निकालने के लिए क्रय मूल्य के सापेक्ष ही निकालते हैं और गुणा कर देते हैं 100 का। प्रॉफिट है आपका 1, CP है आपका 3, ये CP आपका 3 है और गुणा हो गया 100, 100 बटा 3 33.33%। ऑप्शन नंबर C ये हो जाएगा आपका करेक्ट। What is the work done to move a body of mass 60 kg to a distance of 5 मीटर। ये भी कुछ उसी तरीके का सवाल है जो हम कुछ देर पहले कर रहे थे। ठीक है, ये है आपका एक बॉडी और इसका वजन आपको दिया हुआ है 60 किलो, यही दिया हुआ है 60 kg। 5 मीटर डिस्टेंस पे इसको मूव कराना है,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एफ की वैल्यू आपको क्या है, एफ इज इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू आर। यहाँ पर भी देखिए आंसर जो है आपका ये सारा केजी में दिया हुआ है, ये देखिए वेट आपका केजी में दिया हुआ, मतलब यहाँ पर भी ये क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट की बात कर रहे हैं, मतलब जी का गुणा आपको नहीं करना है, ठीक है, भार के लिए जी का गुणा नहीं करना है। तो जो दिया है सीधा सीधा वैसे ही इस्तेमाल कीजिए, ये है 0.2, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको 60, क्योंकि आर ये ऊपर में होगा तो आर इसके वेट के बराबर होता है, हर बार यही तो ले रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो 0.2 इंटू 60 कर देंगे, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, ये दोनों कटा दोगे तो हो जाएगा 12 केजी में। तो ये कितना निकल गया एफ। क्वेश्चन में पूछा क्या है आपका, क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन कितना होगा। वर्क डन कार्य जो होता है ये होता है बल गुणा विस्थापन के, बल है आपका 12 केजी, विस्थापन बोला है क्वेश्चन में 5 मीटर लेके जाना है, 12 पंचे हो जाता है 60, ये है किलोग्राम में और ये है मीटर में, तो 60 मीटर केजी या केजी मीटर जो भी है, ऑप्शन नंबर डी दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ इफ अ फोर्स ऑफ 3.2 किलो न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बार ऑफ ओरिजिनल लेंथ। देखिए टेंसाइल की बात करता है तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाते हो, ये बाहर की ओर खींचता है ऐसा जो बल, तो इसको हम टेंसाइल बोलते हैं। यहाँ पे जो बल जो है ये है 3.2 किलो न्यूटन का, ओरिजिनल लंबाई, स्टार्टिंग ओरिजिनल लंबाई था इसका 2800 mm में, और एक्सटेंड द बार बाई 0.5, मतलब उसके लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है 0.5 mm। देखिए क्वेश्चन ये बोला इसकी लंबाई इतना बढ़ जाती है, मतलब जितना पहले से था उसमें से इतना बढ़ जाता है, क्लियर। तो उसके लंबाई में परिवर्तन जो आया है वो है 0.5 mm का, और ये था एक्चुअल। क्वेश्चन में पूछा क्या है, स्ट्रेन की बात कर रहा है। स्ट्रेन जब निकालना होता है, विकृति ज्ञात करना होता है, तो आपको पता है विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटा ओरिजिनल लंबाई। तो आपको यहाँ पे इस बल का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, आपको सिर्फ ये दोनों से काम चल जाना है। तो यहाँ से आप करोगे 0.5 बटा 2800, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, क्लियर है। ये आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने से आपका जो वैल्यू है दिस मच इक्वल्स टू 5/10, ये दशमलव हटाओगे तो, और नीचे में है 2800, तो ये हो जाएगा 5/28, ये 0 वाले के एक साथ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 30, ये हो गया 5/28। 5/28 को आप भाग दे दीजिए, आप कुछ इस तरीके से भाग दे देते हो 28 का 0.0, फिर आप लगा देते हो इसमें 0 डेसिमल लगाने के बाद ये 50 हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा 28 1 टाइम्स में माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 22, फिर एक और 0 लगाओगे 196, ये नेक्स्ट आ जाएगा आपका 7 टाइम्स में, फिर से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 042, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो लगभग कितना आ रहा है आपका 0.17, और इसके नीचे में ये 3 0 अलग से पहले से हैं, ये 3 0, मतलब यहाँ पे 3 0 और बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.123, तो 1 2 3 0 और उसके बाद 1 और 7, ऐसा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है 1 7 वाले ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। ये और उसके बाद निकाला हुआ है हम सिर्फ, क्योंकि 1 7 से ही हमको आंसर करेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये 16 है, ये 18 है, ये 19 है, तो यहीं से हो जा रहा है, इसलिए हमको और आगे इसको ज़्यादा भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विच वन इज़ रिलेटेड टू एस्टिमेशन ऑफ वर्क। एस्टिमेशन ऑफ वर्क से क्या संबंधित है, सामग्री का बिल तैयार करना, ऑब्वियसली यही तो आपका एस्टिमेशन ऑफ वर्क से मतलब है। अरे आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे तो उस चीज़ के लिए पहले आपको उसका बिल के बारे में पता तो होना चाहिए ना। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। लोड और एरिया की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि लोड बटा एरिया जो होता है, या बल बटा क्षेत्रफल जो बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है, स्ट्रेस के बराबर होता है, ठीक। किसके बराबर होगा, प्रतिबल। अब क्वेश्चन में देखिए एरिया तो एरिया ही होगा, लोड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो कैसा लोड बोल रहा है, ये अल्टीमेट लोड बोल रहा है। तो भाई अगर लोड अल्टीमेट होगा तो स्ट्रेस भी हमारा अल्टीमेट हो जाएगा, और इसमें क्या नया है, ठीक है। अल्टीमेट लोड बटा क्षेत्रफल बोलेगा तो अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी अल्टीमेट स्ट्रेस, करेक्ट। हाउ मच टाइम इज allowed normally in a soaking zone for a 10 mm thick metal piece
वाइल हार्डनिंग, हार्डनिंग के केस में पूछ रहा है सोकिंग टाइम कितना होता है। तो इस चीज़ को आप एकदम दिमाग में बैठा लो। सोकिंग टाइम जब भी पूछे, सोकिंग जोन या सोकिंग टाइम जब भी पूछेगा तो आपको दो कंडीशन दे रहा है ये 10 mm थिक के लिए। 10 mm थिक के लिए दो कंडीशन बनता है, एक बनता है 5 मिनट का और एक बनता है 10 मिनट का। ठीक, दो कंडीशन क्या क्या हुए, एक 5 मिनट का और एक 10 मिनट का। थिकनेस जो है वो कितना है, 10 mm ही है। सेम जो क्वेश्चन में बोला है वही थिकनेस के लिए दो होते हैं, एक 5 मिनट का सोकिंग जोन बनता है, एक 10 मिनट का। नॉर्मल कंडीशन जब भी बोले, खास करके जैसे कि हम बोलते हैं कार्बन स्टील, ठीक, कार्बन स्टील की बात करते हैं या लो अलॉय स्टील की बात करते हैं, तब की कंडीशन में सोकिंग जोन कितना होगा, 5 मिनट का। लेकिन हाई अलॉय स्टील की यदि बात करें, जब तक क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन ना करे कि वो हाई अलॉय स्टील है, तब तक हम उसको लो या नॉर्मल कार्बन स्टील ही कंसिडर करेंगे और उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 5 मिनट। अगर हाई अलॉय स्टील की बात करता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 मिनट। जब भी सोकिंग टाइम वाला, सोकिंग जोन या सोकिंग टाइम वाला जब भी बोले 5 मिनट लगा दो, जब तक कि ये हाई अलॉय स्टील ना पूछे तब तक। अगर ये बोलेगा तो आंसर हो जाएगा 10। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे तो ऐसा बोला नहीं है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 5 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पूछ रहा है यहाँ से, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, इन सब के बारे में है। आपको पता है कि हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है म्यू एल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है स्टैटिक, उसके बाद होता है म्यू आपका स्टैटिक के बाद हो गया आपका स्लाइडिंग, और उसके से बाद होता है आपका रोलिंग। रोलिंग का सबसे कम होता है, लिमिटिंग सबसे ज़्यादा होता है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन जो है आप देखिए, इसमें बोल रहा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑब्वियसली स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होगा वो लिमिटिंग से हमेशा कम ही होगा, तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बस ये वाला रिलेशन याद रखिएगा, फिर स्टेटमेंट पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। What is the Young modulus if wire of 2 meter long 0.8 mm square in cross section increase its length by 1.6 mm on a suspension of 8 kg weight from it? क्वेश्चन ऐसा ऐसा बोल दिया, समझ में आया नहीं है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है यंग मॉडुलस। दिमाग में इतना चीज़ आ गया, क्वेश्चन ने क्या पूछा, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस वाई या ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई इज इक्वल्स टू हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, यही होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन का होता है लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा एफ, ये वाला एल ऊपर चल देगा, ये एरिया नीचे आ जाएगा और ये है लंबाई में परिवर्तन। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल एल। ठीक, बल, ये जो एफ जो है वो क्या हो जाएगा, बल। ये बोल रहे हैं ना 8 kg वेट, तो ये है इसका बल, तो ये हो गया 8 kg में। लंबाई इसका पहले कितना था, तो लंबाई था इसका 2 मीटर, ये 2 मीटर में है। लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो mm में दिया है, देखो ये mm में दिया है, तो हम इसको भी mm में बदल देते हैं। आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और मिलीमीटर की बात करें तो उसमें 10 का और गुणा कर दो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे 1000 का और गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया mm में। ठीक, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया दिया है हमको 0.8 mm स्क्वायर, और लंबाई में परिवर्तन कितना दिया हुआ है हमको 1.6, ये दिया है 1.6 mm। ये mm और ये mm कट गया। ठीक, बाकी चीज़ें देखते हैं। ये डेसिमल यदि आप हटाओगे तो उसके चक्कर में ऊपर में एक 10 आ जाएगा, और ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में एक और 10 आ जाएगा। ठीक, ये 8 से 8 आप कटा दो, ये 2 से इसको कटाओगे तो ये हो जाएगा 8। अब ऊपर में देखिए ये 3 0 था और ये 2 0 पहले से है। ठीक है, और उसके बाद नीचे में है 8, और कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं इसको। 5 कटाओ तो 2 बार, 5 से नहीं 2 से कटाइए 5 बार, ये हो जाएगा 4। फिर इसको कटाइए 5 से, सॉरी 2 से 5 बार, ये हो जाएगा 2। करेक्ट, कुछ इस टाइप से। 5 5 25, 25 को 2 से दोगे तो ये हो जाएगा 12.5, और इसके साथ में है 1 2 3 0। ठीक है, ये वाला 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 5, और उसके साथ ये 2 0। एक था kg और एक था mm स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा kg और बटे में आ जाएगा mm स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 5 के साथ 00 kg पर mm स्क्वायर। तो
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच प्रोसेस प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम कंडीशन, एकदम रटा हुआ चीज़ है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस की जब भी कभी बात करता है तो उसका करेक्ट आंसर होता है एनलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस मिलता है, सीधा सीधा रट लो। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले कि ये जो डायग्राम है वो सिमेट्री है। सिमेट्री के कहने का मतलब यदि आप इससे ऐसे बीच से कट करते हो तो ये दोनों सेम बनते हैं, मतलब एक दूसरे का इमेज बनते हैं। इसको अगर उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो ढका जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में एक्स, ये वाला जो है एक्स का वैल्यू हाफ हो जाएगा, ये जो एक्स वाली लाइन है, और ये वाली ऊपर वाली वाई वाली लाइन है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बार का वैल्यू एक्स बाई 2, मतलब ये कितना है आपका 6 है, तो 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई की बात करते हैं तो यदि ये ट्रायंगल है, क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल, तो y बार इज इक्वल्स टू होता है, इसका जो ऊंचाई जो होता है h/3, h आपका दिया है 8/3, तो आंसर ये हो जाएगा आपका 2.2 अप्रॉक्सीमेटली इतना सेंटीमीटर। ठीक, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन में आपको 2.2 तो दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको केवल 2 सेंटीमीटर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा बड़ा वैल्यू कौन सा है, 2 है। करेक्ट आंसर 2.2 है, लेकिन उससे बड़ा वैल्यू यहाँ पे तो है नहीं, तो उसके पास में कौन सा आंसर है, 2, इसलिए हम उसका करेक्ट आंसर क्या कंसिडर कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी 2। अगर ये कोन होता, ये ट्रायंगल ना देखे, अगर ये सेम कोन होता, ये जो डायग्राम है आपका कोन होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ सिलेंडर होता, कोन होता, तो ये y बार जो होता है वो h/4 हो जाता है, मतलब 8/4 हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 2 सेंटीमीटर। कब, यदि कोन होता तो, लेकिन अभी क्या है, ट्रायंगल है, इसलिए डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। बढ़िया क्वेश्चन है। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो बोलता है, प्रत्यास्थता मापांक जो होते हैं, इसमें क्या करते हो आप, ये भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, लेकिन यहाँ पे हम टेंसाइल लेते हैं। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन लेंगे तो वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। शियर का केस लेते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, तो उसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। ठीक, एक होता है आपका बल्क मॉडुलस, आपको पता होगा। तो बल्क मॉडुलस के लिए, अच्छा सेम क्वेश्चन यहाँ प्रिंट हुआ है, एक है आपके स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेते हैं। तो ये सारा कवर हुआ है आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है। आपको पता है कि एफ इज इक्वल्स टू क्या बनता है, म्यू इंटू आर, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आर, ये आर इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो यही तो है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक किसके बराबर लिख रहे हैं, ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल बटा नॉर्मल रिएक्शन। घर्षण बल देख लो, ये है घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया बीच का अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज द करेक्ट आंसर। इस वाले मॉक टेस्ट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस था वो फ्रिक्शन पर बेस्ड था। क्वेश्चंस फ्रिक्शंस के आपके पूछे जा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा, और कोशिश कीजिए आप अच्छे से ज़्यादा निम्मी के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए। हालांकि निम्मी ऐप अभी बंद हो गया है, आपको सारे क्वेश्चंस भारत स्किल से मिल जाएगा। उसके अलावा उसके लगभग सारे यूनिट के निम्मी के सॉल्यूशंस WCS के रिलेटेड जो हैं वो सारा चैनल में अपलोडेड है। आप फर्स्ट ईयर वाले हो या सेकेंड ईयर वाले हो, क्वेश्चंस आएगा यहीं से, श्योर शॉट है। आप और जितने लोग ने एग्ज़ाम दे दिया है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस किस वाले वीडियो से आ रहे हैं। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आप सबको इस चीज़ के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।